तो थोड़ा वॉल्यूम कम करोगे कि ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक। हाँ। तो देखो, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अपना मनी एंड बैंकिंग। ठीक है? थोड़ा सा मनी समझ लेते हैं क्या। पहले के समय में जब किसी को, अब मान लो जैसे मनी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? वस्तुओं को खरीदने के लिए या सर्विसेज को खरीदने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए हमें मनी की जरूरत पड़ती है। लेकिन मनी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये तो मतलब प्रीवियस टाइम में भी, पहले के समय में भी हमें देखने को मिलता है कि वो लोग खरीदा ही करते थे। जैसे आलू प्याज तो ऐसा है नहीं कि आज खरीदा जा रहा है, पुराने समय से चीजें वस्तुएं खरीदी जा रही थी, गुड्स खरीदे जा रहे थे। तो उस समय किस चीज का प्रयोग होता था? मुद्रा अगर, हाँ, दूसरे टाइप का मुद्रा नहीं था। शुरुआत जो हुई वह हुई बार्टर सिस्टम, उसे कहा गया। हाँ, विनियम, है ना। बार्टर सिस्टम में मेरे पास टमाटर है, तुम्हारे पास प्याज है। मुझे चाहिए प्याज और तुम्हें चाहिए टमाटर, तो हमने 1 किलो टमाटर दिया, बदले में तुमने हमें प्याज दिया। इस तरीके से होता था। लेकिन मान लो तुम्हें चाहिए आलू और मेरे पास क्या है? टमाटर। सॉरी, टमाटर और तुम्हारे पास है प्याज। मुझे चाहिए प्याज जो तुम्हारे पास है, और मेरे पास क्या है? टमाटर है। और तुम्हें चाहिए आलू, तो तुम हमें अपना सामान दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें बदले में क्या चाहिए? आलू चाहिए, और मेरे पास है टमाटर। तो ये दिक्कत आती थी। ये जरूरी नहीं था कि जो चीज आपको चाहिए अगले को भी वही चीज चाहिए हो जो आपको चाहिए, जो आपके पास है, आई मीन, है ना। तो धीरे 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 जैसे मानव विकास हुआ, तो मनी का यानी कि मुद्रा का एक तरीके से कहो कि आविष्कार हो गया। ठीक। शुरुआती समय में पंच मार्क कॉइन, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि चांदी के सिक्के दिखे, सोने के सिक्के दिखे, तांबे के सिक्के दिखे, ये सब मुद्राओं के रूप में यूज किया जाने लगा। ठीक है। फिर जैसे जैसे मुद्रा आई, कुछ समय बाद किसकी जरूरत पड़ी? अब ये बताओ, बैंक का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैंक? मदद करना मतलब? तो कैसे मदद करती है बैंक? तो लोन देना मदद है? ब्याज तो ले रहे हैं ना, तो मदद कैसी? मदद तो वो होती है जिसमें कि कोई स्वार्थ ना हो। वो तो ब्याज ले रहे हैं मदद। लेकिन बहरहाल वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि बैंकिंग का काम ये हुआ फिर कि जिनके पास पैसा है, जो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, वह क्या करेंगे? सेविंग करेंगे। ठीक। दूसरा, लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? लोगों को जरूरत पड़ेगी लोन की। ठीक है ना। तो किसी को उधार चाहिए। अब इसमें क्या होता था कि जैसे जो बैंक से पहले किसी को उधार अगर चाहिए होता था तो वो किसके पास जाएगा? मनी लेंडर के पास या साहूकार के पास जाया करता था। ठीक है। मनी लेंडर के पास जाता था। लेकिन मनी लेंडर के साथ खराबी क्या थी? ब्याज बहुत कम से मतलब नहीं था। ब्याज जो था वो बराबरी का नहीं होता था। मेरा उसका मन करेगा मनी लेंडर का तो तुमको 2% पे दे देगा, किसी को 4% पे दे देगा, किसी को 5% पे, कोई बहुत करीबी आ गया तो उसको 1% पे दे देगा।
लेकिन ये बताओ, क्या एसबीआई का जो मैनेजर है, मान लो एसबीआई पे रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक में मान लो 8% चल रही है, कितनी चल रही है? 8%। मान लो 8% चल रही हो। अब बैंक का मैनेजर जो है, क्या इस 8% से अपने रिश्तेदार को 4% पे लोन दे सकता है? नहीं देगा। समझ रहे हो ना? चीजें रैशनलाइज कर दी गई, एक दर रहेगी और वो सब पर लागू रहेगी। अलग अलग कैटेगरी कर दिया गया। जो बहुत गरीब तबके हैं, जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनके लिए इंटरेस्ट कम रखा गया। वो अगर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें तो उनको उस तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पे, ठीक है। नॉर्मल आदमी के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है ही। जो बिजनेसमैन है उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। लेकिन ग्रुप वाइज बटा है, पर्सन टू पर्सन नहीं बटा है। समझ रहे हो ना? प्रोफेशन वाइज बटा है। सोशल स्टेटस यानी सामाजिक जो उनका स्टेटस है उस हिसाब से बटा है। लेकिन आदमी से आदमी नहीं बदला है, मतलब वो है। ठीक है ना? अच्छा। अब यहीं से क्या हुआ कि मुद्रा और बैंकिंग की, मतलब एक तरीके से कहिए कि इस चैप्टर में डिस्कशन किया गया है। हम्म। यहाँ पर कि अब जब विनियमन चलता था ना, बार्टर सिस्टम, तो उसमें क्या होता था बार्टर सिस्टम में कि मैंने बताया कि दिक्कतें जो जो आती थी। अब वो जो दिक्कत आ रही थी, उस दिक्कत को खत्म करने के लिए एक ऐसा विचार सोचा गया कि कुछ ऐसा करते हैं जो कि सब एक्सेप्ट करें। कुछ ऐसा चीज बनाते हैं जो कि सब एक्सेप्ट कर लें। तो वो बनाई गई क्या? मुद्रा। ठीक है। अब मुद्रा के कार्य क्या हैं? मुद्रा के कार्य ये होते हैं कि किसी उसको दे करके किसी से कोई वस्तु हम ले सकते हैं। ठीक है। तो इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसकी तरह काम करती है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या माध्यम के रूप में, विनिमय विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। ठीक है। बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुद्रा क्या है? तो मुद्रा, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो मुद्रा जो है वह सुविधाजनक लेखा की एक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है। कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यानी कि वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनके मूल्य को हम मुद्रा के रूप में बता सकते हैं। ठीक है। अब कह रहा है हम कि मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। ठीक है। मुद्रा की मांग हमें यह बताती है कि कुछ द्रव्य द्रव्य क्यों चाह कि लोग जो हैं वो कुछ द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है लिक्विडिटी। देखो, द्रव्य क्यों कहा गया है ना? द्रव्य इसलिए कहा जाता है, लिक्विडिटी कहीं भी टर्म आ जाए, ठीक, माइंड ऑफ मनी ना। हाँ। द्रव्य का मतलब हमेशा याद रखना पैसे से होता है। ठीक है ना? इकोनॉमिक्स में द्रव्य का मतलब होता है पैसा। इसको द्रव्य क्यों कहा गया? लिक्विड क्या करता है?
लिक्विड का क्या काम है? मतलब जैसे लिक्विड जो है उसका काम है फ्लो करना ना। फ्लो करना मतलब कि बहना। जो चीज जितनी आसानी से फ्लो कर जाए, अर्थ इकोनॉमिक्स में जो है वह उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। मैं अगर मान लो मैं तुमको कोई चीज देना चाह रहा हूं और तुम बिना दिक्कत के उसे ले रहे हो, तो उसका फ्लो ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना? तुम आज जाओ और जा करके यहां से बैटरी रिक्शा पकड़ो, कहीं भी जाना हो, 10 रुपए का किराया है मान लो। तुम 10 रुपए, तुम गए रिक्शा में बैठ करके और वहां पे जब उतरे तो रिक्शा वाले को तुमने 10 रुपए की जगह एक हल्दीराम का 10 वाला भुजिया, आलू भुजिया का पैकेट पकड़ा दिया। है वो भी कितने का? 10 का। लेकिन क्या उसका वो रिक्शा वाला लेगा उसको? नहीं लेगा। जब तक की जरूरत, उसका भी नमकीन में खाने का मन करे तो शायद ले ले, लेकिन लेगा नहीं जब तक कि उसका मन ना हो। तो क्या उस 10 रुपए की जो नमकीन का पैकेट है उसका फ्लो, उसकी द्रव्यता पैसे जितनी है, मनी जितनी है, नहीं है। ठीक है। तो मुद्रा की मांग हमें यह बताती है कि लोग कुछ द्रव्य क्यों चाहते हैं, क्योंकि मुद्रा सौदों के संचालन के लिए आवश्यक है। ठीक। यानी पहली चीज क्या कि अगर आप सौदेबाजी कर रहे हैं तो वहां पर हमें मुद्रा जो है, ठीक। अब तुम्हें पता है कि तुमको कोचिंग आना है, कोचिंग से घर जाना है, तो यहां से 10 रुपए टेम्पू वाला लेगा, ऑटो वाला, 10 रुपए ऑटो वाला यहां से वापसी का लेगा, तो कितना हुआ? कितने का सौदा कर रहे हो? 20 रुपए का। तो जेब में कितना रखोगे? 20 रुपए। मतलब जितने की तुम्हें जरूरत होगी, तुम्हें जितने का सौदा करना होगा, तुम उतना पैसा अपने जेब में रखोगे। तो सौदों के मूल्य यह तय करेंगे कि लोग कितना द्रव्य रखना चाहते हैं। अब देखो एक चीज और समझ लेना, द्रव्यता मतलब लिक्विडिटी जो है, ये पैसे, अब मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपए है तुम्हारी जेब में, ठीक, और एक तुम्हारे पास 10,000 रुपए है तुम्हारे बैंक में, तुम्हारे खाते में। अब ये बताओ कि जो बैंक में, और एक वही 10,000 रुपए है जो कि तुमने, मान लो एक तो तुमने जेब में रखा, दूसरा अपने बैंक के खाते में जमा कर दिया, और तीसरा 10,000 रुपए तुमने अपने एफडी कर दिया, फिक्स डिपॉजिट। एफडी जानते हो ना करना? फिक्स कर दिया उसको 1 साल के लिए। हम्म। अब ये बताओ सबसे ज्यादा द्रव्यता किसमें है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसमें है? जो तुम्हारे पास है, ठीक है ना? सबसे ज्यादा जहां मन किया निकाल करके दे दिए। बैंक में है, वो भी द्रव्य है, लेकिन तुम्हारे जेब वाले से उसकी द्रव्यता थोड़ा सा कम है। तुम्हारे लिए बात करें तो क्यों? क्योंकि तुमको पहले बैंक जाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब उसको खर्च करना पड़ेगा। तो जो कैश मनी आप अपने पास रखते हैं वो सबसे ज्यादा द्रव्य होती है, ठीक है ना? और जो एफडी कर दिया वो तो द्रव्य रह ही नहीं गई, मतलब तुम्हारे लिए वो तो क्या है कि वो जमा हो गई, हार्ड मनी हो गई, ठीक है ना? कितने, जितने अधिक सौदे किए जाएंगे उतना ही अधिक द्रव्य की मांग होगी, ठीक है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर सौदे यानी व्यापार हो रहे हैं आपस में, तो वहां पर उतने ही पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? लेकिन अक्सर क्या हमें देखने को मिलता है कि कभी कभी व्यापारियों के पास पैसा नहीं होता है, ठीक है? अब जब व्यापारियों को पैसा नहीं रहेगा तो व्यापारी क्या कहां से लाएंगे भाई पैसा? उधार लेंगे। और जब वो उधार लेंगे तो वहीं पर किसका काम आएगा? बैंक का, ठीक है ना? तो मुद्रा की पूर्ति जो है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी एवं बैंक जमाएं आती हैं। जो आपका बैंक में, अब समझना, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में
मुद्रा जो है वह किस चीज की मिलके बनी है? नगद, जो आपके पास नगद में है। और दूसरा, बैंक में जमा की हुई ये चीजें आती हैं। ठीक। अब क्या है? इस व्यवस्था में किस प्रकार का बैंक जमाओं को सम्मिलित किया जाता है, उस आधार पर मुद्रा के अनेक माप हैं। एक व्यवस्था में यह दो प्रकार की संस्थाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंक। ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि दो प्रकार के बैंक होते हैं। ठीक है। एक होता है सेंट्रल बैंक, ठीक, और एक होता है आपका कॉमर्शियल बैंक, या ठीक है, यानी व्यावसायिक बैंक। सेंट्रल बैंक जैसे अपने यहां है आरबीआई। आरबीआई का नाम सुना है ना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो सेंट्रल बैंक नहीं है, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई जो है, ये वो वाला बैंक नहीं है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी है। तो जैसे हमारे यहाँ क्या है आरबीआई, अमेरिका का क्या है फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व कहते हैं अमेरिका के सेंट्रल बैंक को, केंद्रीय जो बैंक है। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, सेंट्रल बैंक में हमारे यहाँ कौन है? देखो इसका मैंने चीट खोज लिया, इसको थोड़ी देर ऐसे यहाँ पर पकड़े रहने पे फिर ये चलने लग रहा। आरबी देखो ठीक, आरबीआई। सर को भी पता होगा कैसे काम कर रहा है। ठीक है। दूसरा है आपका क्या? दूसरा है आपका कमर्शियल बैंक या व्यावसायिक बैंक, जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। समझ गया? ये हैं दूसरे प्रकार के बैंक। कभी तुमने ये सुना है कि हम आरबीआई से लोन करवा रहे हैं? नहीं ना? नहीं सुना है ना? है वो बैंक, नाम ही में है उसके रिजर्व बैंक, लेकिन उसका काम लोन वोन देने का नहीं है। मतलब व्यवसाय करने वाला काम उसका नहीं है। तो व्यवसाय करने वाले जो बैंक होंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं? व्यावसायिक बैंक, जिनका काम है बैंक का। अब बैंक कैसे काम करता है तुमको वो हम बताएं। मान लो सपोजिटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। मान लो स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई है। तुमने एसबीआई में पैसा जमा किया, मान लो कितना, कितना जमा करा दें? 10,000 करवाएं? 50,000? चलो तुम आप 50,000 करवा दिए जमा। ठीक। एसबीआई ने तुम्हें क्या किया? तुमने एसबीआई में कितना जमा किया? तो ऐसे तो तुम्हें एसबीआई में तुम पैसा जमा करोगे, फ्री में तो जमा करोगे नहीं। बैंक उसके बदले में तुमको ब्याज देता है साल का 7%। 7% सालाना तुमको मिलेगा। मतलब 50,000 तुम जमा किए तो कितना? 3500। ठीक है। 3500 रुपए एक साल में बैंक तुम्हें देगा अगर तुमने 50,000 उसमें जमा किया है तो। ठीक है। अच्छा, अब ये तो बैंक के पास पैसा पड़ा रह गया। तो बैंक एक तो तुम्हारा सामान रख रहा है, बदले में तुमको उसके बदले में दे रहा है। और यहीं जब एग्जाम देने जाते हो तो अपना बैग रखते हो ना, तो जिसके यहाँ बैग रखते हो वो पैसा लेता है कि देता है? लेता है ना। तो ये बैंक जो है, ये इसके यहाँ जब तुम अपना सामान रख रहे हो तो तुम्हें ये पैसा क्यों दे रहा है?
समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्या? तो अब ये क्या करता है कि इसने तुमको मान लो 7,000 रुपए 7% का ब्याज दिया, ठीक है। अब इसने अगर 7% का मान लो यहां पर इंटरेस्ट तुमको दिया है, ठीक, तो 7% के इंटरेस्ट के बाद सालाना तुमको इंटरेस्ट दिया। अब कोई व्यक्ति आया जिसको लोन चाहिए था, क्या चाहिए था? लोन 50,000 का। तो इसने तुम्हारा जो 50,000 अपने पास रखा था, हम्म, उस 50,000 को इसने उठा करके किसी को दे दिया एज अ लोन, और इससे कहा कि हम तुमसे लेंगे 7% महीना, मंथ। बात समझ रहे हो? हाँ, हाँ, यहां पर साल का दे रहे हैं 7%। तो अब क्या हुआ, मान लो इस व्यक्ति ने 10 महीने रखा उस लोन के पैसे को, तो हुआ कितना? 3500। 10 महीने, 10 महीने, तो कितना हुआ? 35,000, ठीक। या मान लो कि 12 12 महीने रखा, तो ये कितना हो गया? 35 और ये 7, 42,000, है ना? 12 महीने में कितना हुआ? 42,000। अच्छा, उसके बाद तुमको इन्होंने कितना दिया साल भर में? 3500। तो एक साल में तुम्हारे 3500 तुमको दिया 50,000 पर, तुम्हारे ही 50,000 पे उन्होंने कितना कमाया? 42,000। तो घटा देंगे अगर हम, तो लगभग 38,500 रुपए इन्होंने तुम्हारे पैसे पर ही कमा लिया। इस तरीके से बैंक काम करता है, ठीक, समझ रहे हो? तो ये है आपका बैंक का काम, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, अब इसी एग्जाम्पल से समझ लेना। मुद्रा की पूर्ति के दृष्टिकोण से, यानी कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई होता है मतलब कि, तो देखो जो हमने आपको बताया ना कि दो बैंक होते हैं, एक होता है आरबीआई और एक, पैसा हमेशा कौन छापेगा? पैसा जो बैंक, जैसे बैंक के पास भी जो पैसा है या जो हमारे पास भी पैसा है, वो एक्चुअली में पैसा किसका है? आरबीआई का। आरबीआई जो है वह इकोनॉमी के अंदर पैसा छोड़ती है, ठीक है ना, लिक्विडिटी को रिलीज करेगी, ठीक। अब वो पैसा किसको देगी? कॉमर्शियल बैंक को, आईसीआईसीआई को पैसा देगी। अब मान लो किसी को बैंक खोलना है, तो पहले बैंक खोलेगा, तब लोग वहां पैसा जमा करेंगे, है ना? लेकिन ऐसा होता है कि अगर बैंक खोल रहे हैं आप, तो आपको अगर पैसा चाहिए, तो इन लोग क्या करते हैं, बैंक वाले क्या करेंगे कि आरबीआई से कहेंगे कि ऐसा है कि हमको 1,000 करोड़ रुपए दे दीजिए, या 1,000 नहीं, 500 करोड़ मान लो, ठीक, कितना? 500 करोड़ आप आरबीआई हमको दे दीजिए। आरबीआई कहेगा कि ठीक है, चलो ठीक है, तुमको 3% पे हम या 4% पे क्या कर रहे हैं, 500 करोड़ हम तुमको दे रहे हैं 4% पे। बहुत आसान तरीका है ये, तुम हम लोग पूरे अपने डेली लाइफ में देखे हुए हैं। जैसे तुम आए मेरे पास और तुम्हारा काम है ब्याज पे पैसा चलाना, तुम साहूकार हो, जैसे लोग नहीं होते हैं जो ब्याज पे पैसा चलाते हैं, अपने साथ 7 8 10 गुंडा भी रखे रहते हैं कि जो पैसा ना दे उसको पीट के निकलवाना। तो तुम ब्याज पे पैसा चलाते हो, तुम मेरे पास आए,
मेरा काम है पैसा देना। मैंने तुमको पैसा दिया और मैं चाहता हूं, देखो सरकार चाहती है कि बैंक चलें, क्योंकि तभी लोगों को क्या होगा, एक तो इन साहूकारों से मुक्ति मिलेगी, दूसरा अगर अपना कोई बिजनेस करना होगा तो उनको पैसा बैंक ही देगा। उसके लिए सरकार ने रिजर्व बैंक को बनाया कि तुम भैया पैसे वाला सारा डिपार्टमेंट तुम देखो, पैसा छापने से लेकर के सब कुछ का, और बैंकों को रेगुलेट करने का भी। तो मुझे सरकार ने बना दिया क्या, सबसे बड़ा साहूकार। तुम आए मेरे पास कहे कि हमको पैसा दे दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है चलाने के लिए, लोन देने के लिए, हमारे पास ग्राहक आ रहे हैं, लोग हमसे पैसा मांग रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लो तुम 5 लाख रुपए ले जाओ, 3% ब्याज हमको देना 5 लाख का। तुमने कहा ठीक है, तुम गए वहीं 5 लाख ले करके और उसको चलाए 7% पे। 5 लाख तुमने लिया और कितने पे चलाया, 7% पे। तो 4% का तुम्हें फायदा हुआ, क्योंकि 3% तुम हमको पहुंचा दिए। उसी तरीके से बैंक जो हैं ये आरबीआई से पैसा लेते हैं, ठीक है, और बदले में इनको सूद देते हैं उसका, लेकिन वो सूद मार्केट के सूद से कम होता है, तभी ये फायदा उठा पाएंगे ना। नहीं तो अगर आरबीआई भी इनसे ज्यादा पैसा लेने लगेगी तब इनको क्या फायदा, ठीक है। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था, यहां हम लोग थे, मुद्रा की पूर्ति के दृष्टिकोण से हमें इसके करेंसी निगर्मन कार्य पर ध्यान देना है। वी नीड टू फोकस ऑन इट्स फंक्शन ऑफ इशूइंग करेंसी। दिस करेंसी इज इशूड बाय विच बैंक, करेंसी किस बैंक के द्वारा इशू की जाएगी, सेंट्रल बैंक, है ना, आरबीआई, यानी कि केंद्रीय बैंक द्वारा यह जो करेंसी है इसको इशू किया जाएगा। यह जो पैसा केंद्र के सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किया गया है वह या तो किसके पास रहेगा, पब्लिक के पास। जो आज हमारे पास ये 10 की नोट है, इस पर यहां क्या लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो या तो ये पैसा मेरी जेब में रहेगा या ये किसके पास रहेगा, बैंक के पास रहेगा, बाय द कॉमर्शियल बैंक या फिर व्यवसायिक बैंकों के साथ। और ये जो पैसा है, मैंने जो तुमको बताया, ये जो पैसा है ये बहुत ज्यादा ज्यादा द्रव्यमान है, बहुत ज्यादा लिक्विड है, लिक्विड है ना। इसीलिए ऐसे पैसे जो बहुत ज्यादा लिक्विड हों, देखो जो बैंक में सेविंग में जमा किए हो ना वो भी लिक्विड है, क्योंकि वो तुम्हारे जब मन किया एटीएम लगाए और निकाल लिए बाहर, वो तुम्हारी इच्छा पे है। लेकिन एफडी वाला तुम्हारी इच्छा पे नहीं है, अगर तुमने उसको निकाला तो फाइन भरना पड़ेगा। तो चूंकि ये पैसा एकदम द्रव्यमान है, मैं इसको तुरंत कहीं पर यूज कर सकता हूं इसकी, तो इसलिए इस प्रकार के पैसे को हमेशा हाई पावर मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाई पावर मनी, क्योंकि इस पैसे का, यानी कि इसे हम कहेंगे उच्च शक्ति द्रव्य, समझ रहे हो ना, हाई पावर मनी या उच्च शक्ति द्रव्य, या फिर इसे रिजर्व द्रव्य भी कहेंगे, या फिर इसे मौद्रिक आधार भी कहेंगे, मौद्रिक आधार भी कहेंगे। तो यानी बैंक जो अपने पास पैसा रखी है, हम्म, बैंक जो अपने पास रखी है उसे हाई पावर्ड मनी कहेंगे, यानी उच्च शक्ति द्रव्य भी कहेंगे, साथ ही साथ मौद्रिक आधार भी कहेंगे। क्यों मौद्रिक आधार कहेंगे, क्योंकि जो पैसा बैंक अपने पास रखी हुई है उसी पैसे पर वो और पैसा बनाएगी, बनाएगी ना। तो क्योंकि यह साख निर्माण के आधार के रूप में कार्य करता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ बेसिस फॉर क्रेडिट क्रिएशन। ठीक, यहां तक क्लियर है चीज, आगे बढ़। अब व्यावसायिक बैंक क्या होते हैं, ठीक है, उधार लेने वालों को ब्याज दर से कम होती है, जी दिए जाने वाली ब्याज दर उधार देने वालों से वसूली जाने वाली ब्याज दर से कम होती है। इन दो प्रकार के ब्याज दरों के अंदर, जिसे स्प्रेड कहते हैं, देखो
ये क्या करते हैं कि यह जनता का जमा स्वीकार करते हैं। बैंक में अगर अगर जनता को अपना पैसे को जमा करना है तो ये जो व्यावसायिक बैंक हैं यानी जो कॉमर्शियल बैंक हैं ये उस जमा को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, और इस रकम का कुछ भाग उन लोगों को दे देते हैं जिन्हें उधार लेना है। दिए जाने वाली ब्याज दर उधार लेने वाले और वसूली जाने वाली ब्याज दर से कम है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के इसके कहने का मतलब ये है कि जो ये ले रहे हैं, अब यहां पर आरबीआई छोड़ो, एक समय के लिए यहां पर ये मानो कि यहां पे हम लोग हैं, पीपल। नहीं, इसका एग्जाम्पल मैंने कहीं और भी तो दिया था ना, हाँ ये वाला। ठीक, अब मान लो एक समय के लिए मान लो इसे 8%, मान लो 1% कि लोन दे रहे हैं 8% पे। मंथ ऑन छोड़ो, अभी केवल इतना समझो, 8% पर ये क्या कर रहे हैं और 7% पर ये ब्याज वो जो जमा किए हैं उनको दे रहे हैं। तो इस दर से इस दर के बीच का जो अंतर है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर रहा हूं केवल, अगर 7% करो, इसको 7 ही रहने दो, तो ये 42,000 हो रहा है ना सालाना, और ये कितना हो रहा है 35%। तो परसेंट अगर हम निकालें ना तो ये लगभग 50,000 का 42 कितना हो गया, लगभग 80% हो गया है लगभग। तो यहां पर ब्याज कितना है, हो गया 80% के हिसाब से, यहां हो गया है कितना 7%। तो ये जो अंतर हमें देखने को मिलता है, अंतर मतलब ये कहो कि अंतर का मतलब ये है कि बैंक जिस दर से ब्याज भर रहा है, बैंक यहां पे भर रहा है, और जिस दर से ब्याज ले रहा है, उन दोनों दरों के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे स्प्रेड कहा जाता है। समझ गए ना, स्प्रेड समझ गए क्या होता है? दो प्रकार की ब्याज दरों का अंतर, यानी वसूली जाने वाली तथा दिए जाने वाली। वसूली जाने वाली तथा दिए जाने वाली। ठीक है, देखो अंग्रेजी में पढ़ लो तो तुमको यहाँ पे और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि द इंटरेस्ट रेट, यानी कि वो ब्याज दर पेड बाय द बैंक्स टू द डिपॉजिटर्स, मतलब नहीं, पेड बाय द बैंक्स, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा डिपॉजिटर को जो पे किया जा रहा है ब्याज, वह लोअर होता है यानी कम होता है देन द रेट चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स, यानी कि बैंक द्वारा जमाकर्ताओं को दिया गया जो दर है, ब्याज दर, वह कम होता है किससे, जो वो वसूल रहे हैं उससे। ठीक है ना, ये इसके कहने का मतलब है। और इन दोनों दरों के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है, स्प्रेड कहा जाता है। ठीक है, ओके, यहां तक चीजें क्लियर हो रही है ना? ठीक, अब मनी क्रिएशन, ठीक है ना, बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन, यानी मनी किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक, देखो इसमें कह रहा है क्या, बैंक इसलिए उधार दे सकते हैं क्योंकि वे सभी जमाकर्ताओं को एक ही समय रुपया उधार वापस मांगने की अपेक्षा नहीं करते। अब ऐसा क्यों वो कर सकते हैं बैंक, क्यों?
क्योंकि उनको ये लगता है, और ये चीज है भी, कि ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन लोग आएंगे और उधार भी मांगने लगेंगे और जितने बैंक में लोग जमा कर रहे हैं सब अपना पैसा भी निकालने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा, है ना। ये हो सकता है कि किसी दिन कुछ ज्यादा पैसा निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन बैंक, अब देखो बैंक से दो तरीके से पैसा बाहर जाएगा, बात समझना। ये मान लो बैंक है, एक तो कोई उधार ले ले, मतलब लोन ले ले, दूसरा तो पैसा बाहर जाएगा बैंक से। दूसरा क्या है, जो लोग जमा किए थे वो बाहर निकालने लगे, विथड्रॉ कर लें, तो यहां तो फिर बैंक खाली हो गया। तो बैंक सोचता है ये कि ऐसा नहीं होगा हमेशा, हैं? लोग जमा करेंगे, हमारे पास रखेंगे, कभी कभी आकर के महीने में एक बार पैसा निकाल लेंगे। इसी को कहते हैं बैंक करप्ट, या बैंक का गिरना, बैंक फेल हो जाएगा। ऐसा तभी होता है जब बैंक के साथ फ्रॉड हो जाए। जैसे ही मान लो, जो अभी यस बैंक एक था, हम्म, अब यहां यस बैंक ने क्या गलती की थी, यस बैंक ने गलती ये की थी कि लोन अंधाधुंध दे दिया। ठीक है, लोन क्या किया, अंधाधुंध आपको दे दिया। ठीक है, और उसके जो लोन लिए थे वो डिफॉल्ट मार गए। एक सेकंड, ठीक। ये सब क्या किए, बैंक के पैसा लेकर के भाग गए। पूरे मार्केट में फैल गया खबर कि उसका पैसा यस बैंक का लेके सब भाग गए हैं, यस बैंक डूबने वाली है, ये होने वाला, वो होने। अब जितने ने बैंक में पैसा जमा किया होगा सबको ये लगेगा कि अरे यार ये तो बैंक डूबने वाली है, अब ये लाइन लगा देंगे बैंक के बाहर। तो ये जो खबर हुई, इसने और इस बैंक को डैमेज किया कि जो पैसा था बैंक के पास वो भी लोग अब निकालने लगे। अच्छा, मान लो तुम्हारे बैंक में 20 लाख रुपए है, बैंक डूब गई, तो तुम्हारा पैसा मिलेगा? कितना देगी? मान लो तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रुपए है, बैंक कितना, गवर्नमेंट तुमको कितना दिलवाएगी? 5 लाख, अधिक से अधिक। बैंक के फेल करने पर आपको सरकार की मतलब सरकार के मदद से, उसके इंटरवेंशन से मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिल सकता है। और ये अभी बढ़ा है, नहीं शायद पहले तो शायद 2 लाख था। कितना भी पैसा तुम रखे रहो बैंक में, हम्म, कुछ भी हो, बस इतना जानो, अगर बैंक डूबा, तुम अधिक से अधिक तुमको वो 5 लाख रुपए दे पाएंगे, उससे ज्यादा वो तुम्हारी लाइबिलिटी नहीं है उनकी। ठीक है, ठीक है। उस हाँ, जब बैंक किसी को उधार देते हैं उस व्यक्ति के नाम पर एक नया जमा खाता खोल दिया जाता है। ठीक, इसी प्रकार द्रव्य की पूर्ति पुराने जमाओं प्लस नए जमा करेंसी तक बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब भी कभी बैंक जो है वह किसी को लोन देगा तो वह एक उनके नाम पर खोल देगा खाता। ठीक है, अब देखो, एक होता है क्या, देनदारियां। ठीक, लाइबिलिटीज, असेट, असेट का, हाँ। एक समझना, ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इसको समझ लेना, हिंदी इंग्लिश वाला थोड़ा सा लफड़ा होता है,
कोई दिक्कत नहीं है, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये एक होता है आपका असेट। क्या होता है? असेट, जिसे कि हम कहते हैं हिंदी में आस्तियां। ठीक। और दूसरा क्या होता है? लाइबिलिटी, जिसे हम कहते हैं क्या? देनदारियां। ठीक है। समझ रहे हो? अब देखो, देनदारियां, आस्तियां या असेट और लाइबिलिटी में क्या अंतर होता है? ये बताओ, आस्तियां क्या होते हैं? तुमने कभी पढ़ा है कि असेट क्या होते हैं? हाँ? दो चीजें होती हैं, असेट और लाइबिलिटी। ठीक है, ये याद रखना। असेट और लाइबिलिटी, आस्तियां और देनदारियां। असेट का मतलब होता है, यानी आस्तियों का मतलब होता है कि आपके पास क्या क्या असेट हैं। मतलब जैसे पैसा, अगर आपके पास पैसा है तो वह आपका असेट है। आपके पास जमीन है तो वह आपकी असेट है, यानी आस्तियां हैं। आपके पास मान लीजिए कि गोल्ड है तो वह आपके पास क्या है? असेट है। ठीक है। कोई मतलब वो चीज जो कि जिसका कि मूल्य मान लो समय दर समय बढ़ता चला जाए, है ना, वो आपका क्या होगा? असेट होगा। क्योंकि आपका वो सामान है। तो आसान भाषाओं में अगर समझना हो तो जो आपकी वस्तु है वह आपका असेट है। दूसरा होता है क्या? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यानी कि देनदारियां। ठीक। अब देनदारियां क्या होती हैं? जो आपके ऊपर एक तरीके से कहो जिम्मेदारी के रूप में। मैंने तुमको 10 रुपए दे दिया। ठीक है। तुम्हारे पास वो 10 रुपए है। वो तुम्हारी वो तुम्हारे ऊपर क्या है? अब एक जिम्मेदारी टाइप का है कि तुम उधार अब ऋणी हो गए मेरे। तो तुम वो 10 रुपए तुम्हारे लिए देनदारी में आ गया। वो तुम्हारा आस्तियां नहीं होगी, वह आस्ती नहीं होगी, वह तुम्हारी देनदारी होगी। तो वह चीज जो तुम्हें ऋणी बना रही है वह तुम्हारी देनदारी है, लाइबिलिटी उसे कहा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हारी जेब में अगर तुम्हारा 50 रुपए है तो वह तुम्हारे लिए क्या है? असेट है, यानी आस्ती है। लेकिन वही 50 रुपए तुम्हारी जो जेब में है, अगर मैंने तुम्हें दिया हुआ है तो वो 50 रुपए तुम्हारे लिए देनदारी है, यानी लाइबिलिटी है वो, कि तुम्हें वो लौटाना है मुझे। आप समझ रहे हो ना? अब देखो, आस्तियां क्या होता है, यानी कि जो आपका असेट क्या है बैंक के टर्म में? कोष प्लस ऋण। ठीक। अब तुम कहोगे सर लोन तो लाइबिलिटी होनी चाहिए, है ना, देनदारी होनी चाहिए, फिर यहाँ लोन असेट में क्यों लिखा गया है? तो यह लोन जो है, यह जो दिया है, मान लो मेरे पास, असेट की बात करें तो मेरी जेब में 10 रुपए है और 10 रुपए मैंने तुमको दिया हुआ है। तो मेरा असेट क्या क्या है? ये 10 रुपए, और जो 10 रुपए तुम्हें दिया है वो भी मेरा असेट है, जो मैंने तुम्हें लोन दिया है। तो वो यहां पर लिखा है लोन। ये लोन ये नहीं है जो लिया है, ये लोन वो है जो इसने दिया है, वह इसका असेट हो गया। ठीक। अब यानी कि आस्तियां हो गया। अब देनदारियां क्या है बैंक के लिए? ये बैंक की बात हो रही है ना। तो बैंक ने जो लोन दिया है, ये बैंक का है केस। तो ये जो लोन बैंक ने दिया है वह लोन का असेट है, आस्ती है, वो उसकी संपत्ति है। साथ ही साथ जो उसके पास खुद का पैसा रखा हुआ है वो। ठीक। लायबिलिटी यानी देनदारी क्या है बैंक की? तो जो लोग वहां पर जमा कर रहे हैं, अब वह बैंक का क्या है? देनदारी है। बैंक को वो लौटाना है, वह बैंक का पैसा नहीं है। तो अस्तियां और देनदारियां समझ गए ना क्या होता है? ठीक। ये हो गया।
एक नीचे फॉर्मूला लिख लो, M1 इज इक्वल्स टू करेंसी प्लस जमाएं। M1 जो है, देखो अब मार्केट में कई प्रकार के पैसे हैं, ठीक, कई प्रकार के पैसे होते हैं ना। कई प्रकार के पैसे मतलब ये कि एक तो पैसा जो हमारी जेब में है वो भी एक प्रकार का पैसा है, जो हमारे खाते में है वह भी एक प्रकार का पैसा है, जो हमने एफडी करा दिया है वह भी एक प्रकार का पैसा है। बात समझ रहे हो ना? जो हमने कोई किसान पोस्ट ऑफिस में खोला हुआ है एफडी, वो भी है। कोई एक किसान जमा सरकार की तरफ से कोई आया हुआ है तो वह भी हमारे लिए पैसा है भाई। हर प्रकार के पैसे हैं, है ना। लेकिन सबका लिक्विडिटी अलग है। लिक्विडिटी मतलब द्रव्यता अलग अलग है। उसी आधार पर, द्रव्यता के आधार पर M1 कहा गया है करेंसी प्लस डिपॉजिट, यानी कि करेंसी प्लस जमाएं। अब इसका मतलब क्या है? तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि M1 मनी क्या होती है, तो ये याद रखना, M1 मनी वह मनी होती है जो सबसे ज्यादा द्रव्यमान, जो ज्यादा द्रव्यमान। ज्यादा द्रव्यमान क्या है? एक तो करेंसी, जो जेब में ये करेंसी रखा हूं, साथ ही साथ हमने जो जमाएं किए हैं, है ना, ये वो जमा नहीं है जो कि फिक्स डिपॉजिट है, ये नॉर्मल सेविंग वाला डिपॉजिट्स हैं। तो ये क्या होंगे? M1 करेंसी इनको कही जाती है। तो फॉर्मूला क्या होगा M1 का? करेंसी प्लस जमाएं। इसी तरह M2 आता है, समझ रहे हो? अब M2 में क्या है कि M2 उस कैटेगरी के पैसे को कहते हैं जिसमें कि तुरंत निकालने जमा करने वाला तो है ही, साथ ही साथ उसमें कहीं पे एफडी भी जुड़ जाए। यानी कि एक होता है, देखो दो प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा सा इसमें समझाएं, हम इंग्लिश में है लेकिन इंग्लिश तुम अभी ये समझ रहे हो ना। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्या होता है लाइबिलिटी? देनदारी। मतलब कि जो बैंक के ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक, जो बैंक को पूरी करनी है। हमने लोन लिया है अगर, तो हमें, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम बैंक को पैसा वापस करेंगे, लेकिन बैंक के लिए वो लोन असेट है। अब लाइबिलिटी देखो दो प्रकार की होती है, मैं इस पता नहीं इस बुक में दिया है कि नहीं, लेकिन फिर भी दिया ही है होगा। देखो लाइबिलिटी जो है वह दो प्रकार की होती है। चंद यहां बात समझ लो पहले, फिर नोट करना। लाइबिलिटी का मतलब है देनदारी। एक होता है डिमांड लाइबिलिटी, ठीक। डिमांड लाइबिलिटी यानी कि मांग देनदारियां, ठीक है। और दूसरा होता है टाइम लाइबिलिटी। अब डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी यानी समय देनदारियां, कुछ समय में की जाने वाली देनदारियां, और डिमांड, इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे कि तुम बैंक में गए, तुमने डिमांड किया बैंक से कि बैंक मुझे दो 5,000 रुपए, बैंक तुम्हें तुरंत 5,000 रुपए देगा, ठीक। क्यों? क्योंकि तुमने उसे अपने सेविंग खाते में जमा किया, बैंक मना नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार का जो आपका देनदारी है, जो कि जिस समय मांगी जाए उसी समय उसको पूरा करना है, उसको हम कहते हैं क्या? डिमांड लाइबिलिटी, डिमांड देनदारियां या मांग के द्वारा। टाइम लाइबिलिटी वो होती है कि इतने समय से पहले आके तुम हमसे नहीं मांग सकते हो। एफडी, तुमने अगर एफडी कर दिया 2 साल का, तो 2 साल से पहले आ करके और पैसा नहीं मांगोगे, और अगर तुमने मांगा तो हम फाइन मारेंगे। उस प्रकार की लाइबिलिटी को क्या कहते हैं? टाइम लाइबिलिटी कहते हैं। तो अब ये देखो यहां पर, अब ये देखो यहां पे देखो चंदन, यहां पर दोनों जो हैं, आप देखिए प्रेजेंट कंडीशन में है। करेंसी तो तुम्हारे पास है ही, जमाए, तो ये बताओ ये जो जमा है, अच्छा हमने तुमसे कहा कि जो M1 है ये बहुत ज्यादा द्रव्यमान है यानी लिक्विड है,
तो ये जो जमा होगा यह डिमांड देनदारी होगी कि टाइम देनदारी होगी? डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि जिस समय हमें चाहिए उसी समय ये हमें मिल रहा है। लेकिन वहीं जब हम इसके बाद M1 के बाद जब M2 आता है तो उसमें ये तो रहेगा ही साथ इसके साथ में टाइम वाला भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो M1 M2 M3 ये सब क्या है? ये सब हैं, आप पढ़ेंगे आगे, ये सब हैं कि मार्केट में आपके कितना रुपया है, किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है ना? सबसे द्रव्यमान जो है कितना है, तो वो ये होगा। थोड़ा सा और हार्ड, थोड़ा सा और हार्ड, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखो, अब लिख लो CRR, आवश्यक कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। CRR समझ गए? हाँ, CRR है ना, कैश रिजर्व रेशियो। अब देखो CRR क्या होता है, लिख लो, पहले लिखो। हाँ, बोले? अच्छा, लिखो, RBI जमाओं के एक निश्चित प्रतिशत को तय कर देता है, जमाओं के एक निश्चित प्रतिशत को तय कर देता है जो प्रत्येक बैंक को रखना अनिवार्य होता है। ठीक है ना? RBI decides a certain percentage of deposits which every bank must keep as a reserve। ठीक, ठीक है। अब देखो, उसे उसे CRR कहते हैं। ठीक है ना? अब देखो CRR क्या होता है, इसको समझ लो। मान लो एक महीने में किसी बैंक में 5 लाख रुपए जमा हो रहा है लोगों के द्वारा। कितना जमा हो रहा है? 5 लाख। अब देखो, ये सब व्यवस्थाएं इसलिए बनाई गई हैं ताकि इमरजेंसी की जब सिचुएशन आए तो ऐसा ना हो कि बैंक के पास पैसा ही ना हो। तो ये सब सिस्टम इसलिए बना। तो बैंक, रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंक से ये बात कही, कमर्शियल बैंक मतलब हाँ, व्यावसायिक बैंक। तो व्यावसायिक बैंकों से रिजर्व बैंक ने यह आदेश दिया कि तुम्हारे यहाँ इस समय में, इतने समय में जितना पैसा डिपॉजिट हो रहा, मान लो जैसे 5 लाख रुपए जमा हुआ, इसका कुछ प्रतिशत तुम हमेशा रिजर्व के रूप में अपने पास रखोगे। यानी कि ये कह सकती है, मान लो RBI, कि तुम 5 लाख रुपए में से मान लो 1.5 लाख रुपए तुम क्या कर सकते हो, क्या करोगे, अपने पास रिजर्व के रूप में रखोगे। इस पैसे को तुम्हें खर्चा नहीं करना है। बाकी कितना बचा? 3.5 लाख। अब तुम उस 3.5 लाख को ब्याज पे चलाओ। लोगों ने जो पैसा जमा किया है, अब ये नहीं कि लोगों ने 5 लाख जमा कर दिया आज और तुम 5 लाख उठा करके लोन दे दिए, कल को आए सब अपना पैसा निकालने, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि कल को 5 लाख निकालने आ जाएं लोग। लेकिन मान लो कम से कम 1 ही लाख या 2 लाख ही निकालने आ गए, तो तुम्हारे पास कम से कम इतना तो रहे कि तुम उनको दे सको, नहीं तो फेल हो जाएगी बैंक। तो RBI ने कहा कि जितना तुम्हारे पास डिपॉजिट आ रहा है लोगों के द्वारा, उसका कुछ हिस्सा तुम क्या करोगे, अपने पास रखोगे। क्यों? इमरजेंसी केसेस जो है ना, और इमरजेंसी बता के तो आएगी नहीं। तो
इतना कुछ पैसा अपने डिपॉजिट का तुम अपने पास रखोगे, और उसको कहा गया है क्या, आवश्यक कोष अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो। समझ गए? अब ये तो हो गया सीआरआर, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है, अब ये जो है रिजर्व, ये तो चलो ठीक है कि बैंक कहा कि अरे आप 1.5 लाख रुपए हमसे रखवा दे। अच्छा, मान लो 5 लाख रुपए किसी ने 1 साल के लिए जमा कर दिए। बात समझो, ये तो आपने इसको आपातकाल के लिए आपने कहा कि 5 लाख में से 1.5 लाख रख लो, है ना। बैंक, अब बैंक वाले कहे कि हम 1 साल से बैठे हुए हैं, ये 1.5 लाख रुपए। अच्छा, ये तो परसेंटेज वाइज है हिसाब किताब, अभी 1.5 बन रहा है, कल को हो सकता है ज्यादा पैसा जमा हुआ हो तो 5 लाख 10 लाख ऐसे उसको जमा रखना पड़े। तो बैंक ने कहा आरबीआई से कि आप हमारा लगभग 1.5 लाख रुपए, 5, लगभग 30% आप हमसे रखवा ले रहे हैं। और ये पैसा ऐसे का ऐसा हमारे पास पड़ा हुआ है, ना फायदा ना, हमारे लिए ये एक तरीके का नुकसान ही है। हम क्या करें, आप चलाने दे ही नहीं रहे हैं। तो बैंक ने कहा, रिजर्व बैंक ने, रिजर्व बैंक ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, इस 1.5 लाख रुपए का तुम बॉन्ड खरीद लो, सरकारी बॉन्ड। बॉन्ड जानते हो कि नहीं? बॉन्ड पेपर, बिल्स, बॉन्ड्स नहीं जानते हो? जैसे सरकार बॉन्ड निकालती है समय समय पर, ठीक है, उस बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं, एक सेकंड में बता रहा हूं। बॉन्ड ही कहते हैं। तो बॉन्ड क्या होता है, एक तरीके का कागज होता है, ठीक है। सरकार जो है, मान लो 1,000 रुपए का बॉन्ड पेपर निकालेगी, ठीक। ठीक है, 1,000 रुपए का बॉन्ड पेपर निकाली, और इसको बेचेगी कितने में, 800 में। कितने में बेचेगी, 800 में। और मान लो इस बॉन्ड पेपर का टाइम है 1 साल। कितना है, तुमने 800 में इस पेपर को खरीद लिया, 1 साल बाद ले जाकर के इसको सरकार को वापस करोगे तो सरकार तुम्हें कितना देगी, 1,000, जो फेस वैल्यू इसकी है। ये फेस वैल्यू से डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं, मतलब इस पे लिखा रहेगा 1,000, लेकिन तुमको मिलेगा कितने में, 800 में। और 1 साल बाद जब तुम ले जाके इसी पेपर को वापस करोगे तो जो इसकी मूल्य है वह आपको मिल जाएगी। तो कुछ फायदा हुआ ना। तो यही बात बैंक, रिजर्व बैंक ने इनसे भी कह दी, ये जो 1.5 लाख तुम्हारे पास है इसका तुम बॉन्ड खरीद सकते हो, ताकि तुमको ये ना लगे कि हमारा घाटा हो रहा है, कुछ तो पैसा तुम्हारा आता रहे। ठीक, ये हो गया। तो सीआरआर में रखा हुआ पैसा जो है वह बॉन्ड में प्रयोग किया जा सकता है व्यवसायिक बैंकों के द्वारा, कि उनको एकदम घाटा ना हो तो भाई कुछ तो फायदा हो, तो इस तरह के बॉन्ड वगैरह वो खरीद सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा, अब लिखो वहां पर वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर, वैधानिक, वो लिखा हुआ है, ये लिख लेना। वैधानिक तरलता अनुपात। अब वैधानिक तरलता अनुपात क्या है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका पहला शब्द क्या है, यानी कि ये एक लॉ बना करके, एक विधानसभा, एक नियम बना करके
तो ये क्या हुआ, वैधानिक तरलता अनुपात क्या था, इसे एसएलआर कहा जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या आ गया, तो अब एक क्या किया गया, एक एक लॉ बना करके, एक वैधानिक क्रिया करके, एक स्टैट्यूट बना करके, एक नियम बना करके, एक अधिनियम बना करके बैंकों से ये कहा गया कि चल भाई तू सीआरआर में तो बॉन्ड खरीद ले रहा है, लेकिन कुछ पैसा अब तो बैंक, अब मान लो बैंक से कहा गया कि तुम सीआरआर के तहत 1.5 लाख रुपए तुमको रखना, बैंक सबका बॉन्ड खरीद लिया, सब बॉन्ड खरीद लिए भाई, है ना। तो कहा गया, और भाई ठीक है चलो बॉन्ड खरीद लिए, लेकिन वो 1.5 लाख रुपए अपने पास रखे हैं, कल को दिए और खट से पैसा ले लिए, लेकिन बॉन्ड भी खींचने में टाइम लगता है ना, 1-2 दिन का, एक दिन मान लो लग जाए, अब तो खैर चलो फास्ट हो गया है, इंटरनेट का समय है, लेकिन कुछ साल पहले, 10 साल पहले बॉन्ड को भी भंजाने में कम से कम 1-2 दिन का टाइम लगता था। तो हो सकता है कि बैंक के पास पैसा हो, लेकिन भंजने में उसके टाइम लगेगा, उसको कैश करने में बॉन्ड को टाइम लगेगा। तो ये हो सकता है कि रूमर, या उसे क्या कहते हैं रूमर को हिंदी में, अफवाह, एक अफवाह फैल गई कि अरे बैंक के पास तो पैसे नहीं, और बैंक गया है अपना पैसा भंजाने के लिए, उसके पास पैसा था सीआरआर में, लेकिन वो भंजाने गया है, और कोई आया होगा कि हमको पैसा दो, तो कहा गया अभी तो पैसा नहीं है, कल आना, और ये गया बाहर आदमी, जाके हल्ला कर दिया बैंक डूबने वाला है, बैंक के पास पैसा ही नहीं है, तब तो बर्बाद, यानी बैंक तो उस केवल अफवाह पे ही बर्बाद हो जाए, भले बैंक के पास पैसा हो। तो इसलिए नियम बनाया गया कि भाई एसएलआर, पैसा तो जो सीआरआर में तुम रखे हो वो रखे ही हो, इसके अलावा तुम अब अपने पास कैश में भी कुछ पैसा अपनी ब्रांच पर रखोगे, बात समझ रहे हो ना, कैश में। अब तो उस कैश वाले पैसे को कहा गया क्या, एसएलआर, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। दोनों में बैंक कुछ पैसा रिजर्व अपने पास रख रहा है जमा वाले में से, ठीक है ना, जो बैंक के पास जमा है पैसा, लेकिन एक में वह बॉन्ड ले सकता है, लेकिन दूसरा उसको रखना ही रखना है कैश अपने पास, इस पर वो कोई इंटरेस्ट नहीं पाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, परसेंटेज भी कम होगा, समझ रहे हो ना बात मेरी, उसकी तुलना में ये कम होगा। अब वो समझ गए तुम कि वो कम होगा, क्योंकि बैंक को भी अपना फायदा देखना है। तो इतने भर का हो कि दिन भर में किसी ब्रांच पर जितना, जैसे एक एवरेज होता है कि जैसे कि मिठाई वाले के यहाँ जाओगे ना, या मान लो जैसे कोई छोला भटूरा वाले के यहाँ छोले भटूरे खाने जाते हो, तो वो क्या करता है, उसको अंदाजा हो गया है कि हमारा एक दिन में इतने का माल बिकता है, तो वो उतना बना करके लाता है। उसी तरह बैंक को भी ये पता है कि हमारा इतना डिपॉजिट होता है एक दिन में एक ब्रांच पे, और इतना निकलता है, तो ये अंदाजा उनको रहता है, ठीक है ना। तो एसएलआर और सीआरआर समझ गए दोनों में अंतर, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट, सीआरआर तक पढ़ाए हैं ना, नेक्स्ट अगली क्लास में कराएंगे, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट है सब ऊपर से जाएगा, ठीक, कल कराते हैं।